सब सबसे पहले मैं आना चाहूँगा केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर, जो कि सभी किसान लोग, सभी किचन गार्डन मेंटेन करने वाले या डेवलप करने वाले लोग उसको यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों को मेरे ख्याल में सबको सब कुछ पता है कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे शरीर में सब्जियों के द्वारा, फलों के द्वारा, ग्रेन्स के द्वारा, सीरियल्स के द्वारा हमारी बॉडी में भी प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और बॉडी हमारी उतनी अच्छी नहीं रह पाती जितनी रहनी चाहिए, स्वस्थ नहीं रह पाती और एज के साथ साथ बीमारियां और जल्दी बढ़ती। ये न केवल हमारे साइंटिस्ट और आप जैसे लोग, बल्कि ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रचलन शुरू हो गया है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र को बाय बाय कहें और दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो खाद हैं, जो देसी खाद हैं या और दूसरे खाद हैं जो कि नेचुरल हैं, उनको हम यूज करें और उससे प्रोडक्शन लें और उसी प्रोडक्शन को हम यूज करें, चाहे वो हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, जो भी फूड आइटम्स हैं उनको हम वहाँ से नेचुरल तरीके से उगाकर उनका प्रयोग करें। लेकिन इसमें भी नेचुरल तरीके से जो खाद हम लोगों को आजकल मार्केट में मिल रही है या हम कहीं से ला रहे हैं, उसमें बहुत सारी पॉइजनस चीज़ें मिली हुई हैं जिनकी की नॉलेज हर इंसान को नहीं है। उनमें से मैं कुछ चीज़ों के नाम आपको गिनाना चाहूँगा। अगर आप दिल्ली में कहीं से खाद खरीदने जाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर या काऊ डंग मैन्योर जिसको हम कहते हैं, काऊ डंग ऑर्गेनिक मैन्योर पर बाद में आएंगे, हम पहले काऊ डंग मैन्योर की बात करते हैं। अगर दिल्ली में हम काऊ डंग मैन्योर लेने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पॉइजनस हैं, खाद में मिली हुई हैं और उनको हम सब लोग यूज करते हैं। जैसे कि एक पौधा होता है जो कि अमेरिकन व्हीट सीड के साथ हमारे यहाँ आया था, उसका नाम है पार्थेनियम स्टेरोफोरस। उसको हम हिंदी में गाजर घास भी बोलते हैं। उसको हम, कुछ लोग कांग्रेस वीट भी उसको बोलते हैं। उसको खाद में अगर वो मिल जाता है तो हमारे खाद को वो पॉइजनस बनाता है। ये अलग बात है कि कम मात्रा में बनाता है। दूसरे हमारे जो लोकल काउडंग मैन्योर हैं, वो वेल डिकेड काउडंग मैन्योर नहीं होते और जब हम उनको किचन गार्डन या किसी भी फार्म एक्टिविटीज में किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए उसे यूज करते हैं तो वो कच्चा होने की वजह से फार्म में हम डाल देते हैं, लेकिन उसमें एक इंसेक्ट पैदा होता है जिसको हम टर्माइट या दीमक कहते हैं। और टर्माइट जो है वो हमारी फसल की जड़ों को और फसल के तने को काटता है, खाता है। उससे हमको उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता जितना हमको मिलना चाहिए। तीसरी कमी होती है इस खाद में कि इसमें फॉरेन एलिमेंट जैसे रोड़े पत्थर, पॉलीथीन वगैरह भी काफ़ी मात्रा में मिले होते हैं। उससे हमें उनको सेपरेट करने में, उनको अलग से छांट के फेंकने में टाइम वेस्ट होता है और मनी वेस्ट होती है, क्योंकि वो केजी के हिसाब से हमें मिलता है तो फॉरेन एलिमेंट्स भी उसमें आते हैं। वो फॉरेन एलिमेंट्स हमको निकालने पड़ते हैं, इसलिए वो इम्प्योर है, प्योर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगली कमी इस खाद में जो होती है, लोकल खाद में, वो ये है कि इस खाद को डालने के बाद किचन गार्डन में या किसी भी फार्म हाउस में उसमें वीड्स आते हैं, खरपतवार आते हैं और वो खरपतवार हमारी फसल से पहले जल्दी उगाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स खाद के द्वारा हमारी ज़मीन को मिलते हैं, सॉइल को मिलते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को वो अपने अंदर ले लेते हैं। और जो न्यूट्रिएंट हमारी क्रॉप को मिलने चाहिए, जैसे मान लीजिए पालक है, मेथी है, गाजर, उनको मिलने चाहिए, उसकी बजाय खरपतवार उसको लेकर के सॉइल की न्यूट्रिटिव वैल्यू को कम कर देते हैं और आ, हमें उतना अच्छा प्रोडक्शन, उतनी इनकम हमको नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमियां इसमें हैं। एक कमी इसमें ये भी है इस खाद में कि अगर आप इसको अपने किचन गार्डन में यूज कर रही हैं तो उसमें से एक स्मेल आती है। उस स्मेल को 99% लोग पसंद नहीं करते। तो ऑर्डरलेस
खाद हमको चाहिए ऐसी स्थिति में। इन सारी कमियों को देखते हुए आजकल जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं या जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं या जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उन्होंने रिसर्च करके कुछ और चीज़ें बनाई हैं और उन चीज़ों को की तरफ आज की तारीख में आप जैसे लोग और पढ़े लिखे साइंटिस्ट, पढ़े लिखे किसान उनकी तरफ जा रहे हैं। इस खाद में एक और बहुत बड़ी चीज़ कमी है जिसे मैं भूल गया आपको बताना कि आज के युग में हर इंसान पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली, मुंबई जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उन सब में जो हमारे गंदे नाले हैं, उन नालों की साल में एक बार कम से कम सफाई होती है और उस गंदे नाले की जो रबिश बाहर निकलती है, उसका रंग क्योंकि काला होता है और खाद का रंग भी करीब-करीब उससे मैच करता है, वेल डिकेड काऊ डंग मैन्योर का रंग उससे मैच करता है। इसलिए उसमें मिक्स करके या सेपरेटली उसको कुछ लोग पैक करके सेल करते हैं, जो कि हमारे लिए एक तरह से ज़हर का काम करता है क्योंकि उसमें आप देखिए कपड़े साफ करने में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। हम जो नहाते हैं उसमें भी चाहे माइनर मात्रा में हो उसमें भी कास्टिक सोडा वगैरह होता है, उनको यूज करते हैं। तो इसलिए उस इन खादों के ऊपर विश्वास करना, इन खादों के को मान लेना बिना देखे, बिना कहे, बिना सुने, तो ये मेरे ख्याल में उचित नहीं है। ये अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं और आप लोग भली भांति जानते हैं कि हर चीज़ के रियलिटी को जानने के लिए 3 टेस्ट होते हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि डिस्टेंट, टाइम्स एंड फॉर्म। जब तक आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली उसको यूज करके नहीं देखेंगे या साइंटिफिकली IRI पूछा या ICAR या किसी भी टेस्टिंग लैब से उसको टेस्ट नहीं करा लेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ प्योर है और इसको हम यूज कर सकते हैं और इससे हम अपना स्वास्थ्य लाभ सब्जियों के, फ्रूट्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस इम्प्योरिटी को चेक की जा सकती हैं, इसकी रियलिटी चेक की जा सकती है। तो ये लोकल खाद की कमियां मैंने बताई। अब मैं आपसे 2 तरह के खाद मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। एक होता है बफेलो काउ मैन्योर, जो बफेलो डंग से हम लोग तैयार करते हैं। वो गांव में भी तैयार करते हैं, शहरों में भी तैयार करते हैं। दूसरा होता है काऊ डंग मैन्योर, जो गाय से पैदा गोबर, निकले हुए गोबर से हम लोग खाद तैयार करते हैं। लोकल वे में हम तैयार करेंगे इन दोनों चीज़ों से, दोनों जानवरों से मिला करके, तो उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। और अगर हम किसी अच्छे सोर्स से, एक बड़े सोर्स से इस चीज़ को लें और उसको एक सिस्टम, जो कि बहुत पहले जिस सिस्टम को गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता था, आजकल उसको बायोगैस प्लांट के नाम से जाना जा रहा है। और बायोगैस प्लांट के द्वारा गाय या कोई भी एनिमल के ढंग से खाद तैयार किया जा रहा है। अब वो खाद की रियलिटी, उसकी टेस्ट ऑफ रियलिटी भी वही है जो इम्प्योर खाद की टेस्ट ऑफ रियलिटी है। मैं करीब 3 साढ़े 3 साल से एक गौशाला है बरसाना में, वो है मथुरा जिले का एक जगह है बरसाना, जहाँ राधा जी का जन्म हुआ था। वहाँ एक पद्मश्री बाबा रमेश जी हैं, जो कि इस गौशाला के, माता जी गौशाला के फाउंडर फादर हैं और बहुत लंबे समय से इसको रन कर रहे हैं। उनके पास करीब 55,000 काव, देसी गाय हैं और उसमें कम से कम 400 के करीब वर्कर हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बायोगैस प्लांट, या जिसको गोबर गैस प्लांट भी कह सकते हैं, वो है। तो जब संतोष जी मेरे पास पहली बार आए किसी VIP के द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मेरा उनसे एक ही प्रश्न था कि इस खाद से हमारे गार्डन में या हमारे किचन गार्डन में वीड्स आएंगे तो हमें वीड्स की प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको कैसे यूज करें, कैसे विश्वास कर लें। तो उन्होंने कहा आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, हमारे प्लांट पर आइए और हम आपको श्योर करके देते हैं कि इसमें वीड्स नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग इसको गोबर गैस प्लांट के द्वारा
या बायोगैस प्लांट के द्वारा निकालते हैं और पूरी तरह से साइंटिफिक वे में इसको तैयार करते हैं। उसी रूप में हम इसको पैकिंग करते हैं, ड्राई करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले विजिट करूंगा, करने के बाद मैं इसको एक छोटे से एरिया में प्रैक्टिकली चेक करूंगा। अगर ऐसा पाया गया, वीड्स फ्री मुझे मिला, तो मैं इसका इस्तेमाल अवश्य करना शुरू करूंगा। मैंने वही किया। मैं पहले बरसाना का विजिट किया, पहला विजिट था। बर्जे विजिट करने पर मैंने देखा कि उनके पास मैकेनिकली बहुत अच्छा सिस्टम है। उन्होंने गोबर गैस प्लांट बनाया हुआ है और वहाँ से वो पहले सैलरी के रूप में उसको निकालते हैं। सैलरी से फिर वो पानी और खाद को, ड्राई खाद को अलग करते हैं। मैकेनिकली भी करते हैं, मैनुअली भी करते हैं। और उसके बाद वो उसकी पैकिंग भी करते हैं और ओपन में भी उसको शेल करते हैं। उसमें थोड़े बहुत फॉरेन एलिमेंट्स आते हैं, उसको भी छान करके वो अलग कर देते हैं। उसको मैंने देखा, देखने के बाद मैं, क्योंकि 40 डेज वो उस अपने काउडंग मैन्योर को एक पिट में डालते हैं। उसको 40 डेज उसमें डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए वो जीवामृत भी उसमें यूज करते हैं। जीवामृत में वो गुड़ लिक्विड फॉर्म में, या गुड़ की एक सेकंड फॉर्म होती है जिसको सीरा कहते हैं, और उसमें थोड़ी सी ऑर्गेनिक मिट्टी मिलाते हैं वो, और बेसन मिलाते हैं जो कि चने से का आटा होता है एक तरह से। ऐसे 4-5 चीज़ें मिला करके जीवामृत बनाते हैं और जीवामृत को वो 10% की रेशो में उसी पिट में डालते हैं, जिसमें उनको 40 दिन खाद को सड़ाना होता है। तो 40 दिन में अगर बीज शीट अगर बाई चांस होते भी हैं तो वो सड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो वीड्स का खतरा हमको ख़त्म हो जाता है। दूसरे, ये जीवामृत मिलाने से उसमें हमारे एनपी, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती है, कम नहीं होती है। क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रक्रिया के द्वारा माइक्रो ऑर्गन्स बढ़ते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो कि फसलों के लिए, खेत के लिए, सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। और जो लोकल खाद हम यूज करते हैं उसमें ये प्रक्रिया हो नहीं पाती, ये किसान कर नहीं पाता। इसलिए उसकी उसमें भी एक डिफरेंस है, जो कि मेजर डिफरेंस है। उस खाद को मैंने वीआईपी एरिया में यूज किया। यूज करने के बाद में मुझे पता लगा कि सचमुच में वीड नहीं आए। उसके बाद करीब 3 साढ़े साल से मैं इस खाद को बल्क क्वांटिटी में गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर करके, मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की जो पीडब्ल्यूडी ब्रांच है, पीडब्ल्यूडी ब्रांच में मैंने 3.5 ईयर, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी में जो दिल्ली विधानसभा है, वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके गार्डन में, उनके किचन गार्डन में मैंने उसको यूज किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली एक सर्कुलर निकाला था जिसमें ये उन्होंने मेंशन किया कि केमिकल फर्टिलाइज़र को वीआईपीज के गार्डन में और किचन गार्डन में यूज न किया जाए। तो हमने मजबूरी में भी हमें को केमिकल फर्टिलाइज़र बंद करने पड़े और आजकल हम इसी तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज कर रहे हैं। उसी को करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मृदा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। इस खाद को यूज करने से, अगर आपकी मिट्टी क्लेई सॉइल है तो क्लेई सॉइल में पोरस बढ़ते हैं और क्लेई सॉइल धीरे धीरे लोमी सॉइल में कन्वर्ट होने लगती है, जो कि क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है एज पर सॉइल साइंटिस्ट। क्लेई सॉइल में पोरस कम होने की वजह से पौधे की जड़ें अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं कर पाती, न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से ले नहीं पाती। इसलिए क्लेई सॉइल को अगर लोमी सॉइल बनाना है तो हमको इस तरह के बायो ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करना चाहिए। उससे हमारी सॉइल भी इम्प्रूव होगी और हमारी फसलों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सिमिलरली, हमारे पास जो कुछ ट्रैक्ट में इंडिया में सैंडी सॉयल है, जिसके के पार्टिकल्स बड़े मोटे मोटे होते हैं और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत पुअर होती है। तो अगर इसमें हम
इस बायो ऑर्गेनिक मैन्योर को, इस तरह के बायो ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, और इन सब चीज़ों के बढ़ने से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा। मृदा की मृदा भी कन्वर्ट होकर के लोमी सॉइल बन सकती है, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये खाद जो है एक तो टेस्टेड है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सिर्फ 2 बार मैंने वहाँ विजिट किया है। इस तरह की गौशाला को बढ़ाने के लिए अभी मैं पिछले करीब 1 हफ्ते पहले नीति आयोग के मेंबर श्री रमेश चंद जी गए थे। आईआरआई साइंटिस्ट के कई साइंटिस्ट, जिनमें से आप किसी को जानती हो तो मैडम नीलम पटेल गई थी। एनिमल हस्बेंड्री के आईसीआर के कुछ साइंटिस्ट गए थे, मैं भी वहाँ गया था, मैं भी इनवाइटेड था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल लेवल पर गाय वगैरह के लिए इस तरह के प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, और ये किसानों के हित में है, ये ह्यूमन बींग्स के हित में है, जो भी किचन गार्डन वगैरह छोटे लेवल पर कर रहे हैं, बड़े लेवल पर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हितकर है। स्वास्थ्य के हिसाब से इससे बढ़िया खाद हो नहीं सकता। और अब मैं बताऊंगा कि इसको बताना चाहूँगा कि इसको यूज कैसे करना चाहिए, स्टोर कैसे करना चाहिए। अगर आपको इसको स्टोर करना है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको चारों तरफ से किसी बैड कंडक्टर से ढककर घर में रख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डरलेस है। और ढककर रखने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कवर करके रखेंगे चारों तरफ से, तो हवा के अंदर जो नमी है, वो नमी की हवा इसको टच करके अगर उड़ेगी तो ये NH3 में कन्वर्ट होकर के नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खाद की कम हो जाएगी। इसके अगर घर पर रखना है या कहीं भी रखना है तो इसको चारों तरफ से ढक करके रखें। अब मैं यूज करने की तरीका बताता हूँ कि अगर आपको स्मॉल स्केल पे इसको यूज करना है, तो जैसे आपको किचन गार्डन की बेड में यूज करना है, तो मेरा अपना प्रैक्टिकल कहता है और साइंस भी यही कहती है कि कम से कम पहले क्यारी की 2 इंच मिट्टी, 2 इंच ओवर द सरफेस मिट्टी को अलग हटा के रख लें। उसके बाद इसमें कम से कम खाद की 1 या 2 इंच मोटी लेयर बिछाकर उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें, मिला दें। मिलाने के बाद में जो मिट्टी अलग रखी थी, फिर से उसकी ऊपर से लेयर बना दें, और लेयर बना करके उसमें आप फसल बो करके पानी वगैरह लगा सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो खाद हमने क्यारी में यूज किया है, वो खाद हवा के संपर्क में आकर के उसके न्यूट्रिएंट्स एवोपरेट नहीं होंगे, वो पौधे की जड़ों को 100% मिलेगा और ज़मीन की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। इसलिए हमें इस तरह से स्मॉल स्केल पर इसको यूज करना चाहिए। अगर हम गमलों में यूज कर रहे हैं तो गमलों में भी हम इसी तरह यूज कर सकते हैं। ऊपर की 2 इंच मिट्टी हटाएं, उसको नीचे खाद की लेयर बना करके उसको अच्छी तरह से मिला करके फिर से मिट्टी ऊपर ऊपर रख दें, और हल्का सा हाथ से दबा के उसमें वाटरिंग कर सकते हैं, पानी लगाएं। इससे हमारी जो खाद की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम नहीं होगी। जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो मैक्रो जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलेंगे। और इस खाद के अंदर एक और क्वालिटी है कि इसके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर में नहीं मिलते। उसके लिए अलग से सब चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं, और वो भी मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर ही होते हैं। ये सब नेचुरल हैं और इनका कोई किसी भी प्रकार का हमारी सॉइल पर या हमारी हेल्थ पर बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज कर हो जाता है तो उसका पौधे पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। ये अगर ज़्यादा पड़ जाए तो इसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, ना क्रॉप के ऊपर पड़ता है, ना बॉडी के ऊपर पड़ता है। ये दोनों का आपस में कंपैरिजन है, दोनों तीनों का। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन मेरे से इस बारे में, हाँ एक चीज़ और रह गई मेरे से। अगर हमको इसी खाद को लार्ज स्केल पर यूज करना है, फार्म हाउसेज में 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ हैं, तो उसके लिए हमको वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसको खाद को ज़मीन में लगाने के लिए, उसमें यूज करने के लिए जो प्रयोग फार्मर केमिकल फर्टिलाइज़र और वीट सीड या किसी भी सीड को सोइंग के टाइम पे करता है,
अब फार्मर क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ। फार्मर के पास एक टिलर होता है नीचे, उसमें ट्यूब के द्वारा खाद जाता है, और खाद मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ता, मिट्टी के नीचे जाता है, और वो सीड से दाएं बाएं इधर उधर होता है, और सीड से थोड़ा सा गहरा होता है। तो वो ऊपर जो उसके बॉक्स होते हैं टिलर के, एक बॉक्स में सीड होता है किसी भी, जैसे व्हीट सीड हो गया या बार्ले सीड हो गया, कुछ भी होता है, कोई किसी का भी सीड हो सकता है। और दूसरी तरफ खाद का बॉक्स होता है, उसमें से खाद नीचे गिरता है। ये किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा इस तरह का सिस्टम बनवाया जा सकता है, या मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं। तो लार्ज स्केल पर भी इसको स्प्रेड नहीं करना चाहिए ऊपर की लेयर पर, इसको किसी न किसी तरह जमीन के नीचे सीड के आसपास या पौधे की जड़ों के आसपास ही दबाना चाहिए, जिससे कि एवोपरेशन के द्वारा इसके न्यूट्रिएंट्स एवोपरेट ना कर पाए। अब मेरे ख्याल में मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ इस खाद के बारे में। और आखिर में, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई आदमी जब किसी चीज़ के बारे में बताता है तो सामने वाले के दिमाग में स्ट्राइक करती है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम, कि इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं। मेरे दो बच्चे हैं। माय सन इज एम फ्रॉम MBA, ही इज वर्किंग इन MNC, और अच्छी सैलरी, उसको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। मुझे तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिली थी और ना ही मिली। और बेटी भी मेरी MA साइकोलॉजी फ्रॉम DU है और मैरिड है। और दामाद मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल है। और मैं कभी अ, अपनी बड़ाई करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। मैंने सिर्फ आप जैसे लोगों से संबंध बनाए, सेवा की। 14 साल मैं CB रोडी में डिवीज़न 2 में रहा, जिसको पहले सेंट्रल डिवीज़न बोलते थे, आजकल डिवीज़न 2 बोलते हैं। वो सारा VIP डिवीज़न है, जहाँ MPs, मिनिस्टर्स, हाई कोर्ट के जजेस, अपने IK गुजराल साहब और ये इनकी कोठियाँ मैंने संभाली हैं और सक्सेसफुली संभाली हैं, अपने अडवाणी साहब वगैरह। किसी ने आज तक मेरे ऊपर ये उंगली नहीं उठाई। तो मैं सिर्फ इस गौशाला का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। ये जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मेरे पास उस गौशाला के खाद को यूज करने से पहले मैंने उसको IRI में टेस्ट भी कराया था। तो IRI से उसके सारे नमूने बिल्कुल सही मिले हैं, और उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास अवेलेबल है। आप चाहेंगी तो मैं आपके पास भेज दूंगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसी जगहों का, क्योंकि वो एक धार्मिक प्लेस भी है, आप लोग वहाँ का विजिट करें। वहाँ आज की तारीख में मेरे ख्याल में वहाँ बहुत पहले हमारे UP के CM योगी साहब भी जा चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी जा चुके हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पॉलिसी बना ही रही है गाय के लिए। और जैसा कि मैंने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, गऊ तो एक गाय को हमारे हिंदू धर्म में गऊ माता माना गया है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई मुझे नहीं पता, लेकिन समुद्र मंथन में से जो गाय निकली थी उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो गाय की सेवा करना मैं तो अपना धर्म समझता हूँ, सनातनी हूँ। इस लिहाज से मैंने थोड़ा सा उस गाय गौशाला का, वैसे भी उस गौशाला के बारे में बताते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी गौशाला है। स्वामी जी के पास करीब बहुत बड़ी वहाँ लैंड है, और एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिस पर गाय घूमती हैं अपना। कुछ नेचुरल चारा भी उनको खाने को मिल जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। करीब 400-500 लोग वहाँ काम करते हैं, पेड हैं। और संतोष जी जैसे और मेरे जैसे लोग इसकी सेवा में लगे हैं। बाकी हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और मैं क्योंकि सिर्फ 2 बार गया हूँ, मैं सिर्फ खाद पे काम किया है उनके पे। बाकी तो मैंने BSc AG में दूध में के बारे में भी पढ़ा है। गाय का दूध और भैंस के दूध में क्या फ़र्क है, घी में क्या फ़र्क है। गाय के यूरिन से दुनिया भर की मेडिसिन आजकल बन रही हैं, बाबा रामदेव के यहाँ से भी बन रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इनमें अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, तो आई एम रेडी। और इस बीच में थैंक यू किसी को बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। राम मैं जी, बहुत अच्छा बताया आपने।